पहली बात तो झगड़े में बच्चों को शामिल ही नहीं करना चाहिए। मेरी शादी की 10 साल हो चुके लेकिन कभी घर के सदस्यों को भनक भी न लगने दी कि इस समय शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि एहसास उन्हें हो जाता है, पूछते भी है कि झगड़ा हुआ क्या। जवाब तो यही होता है कि कभी आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसके कुछ कारण लगते हैं। यदि वे सच में हमारी फिक्र करते हैं तो हमारा मामला सुलझ जाने के बाद भी परेशान रहते हैं, और अगर वे हमसे प्यार नहीं करते तो उनके लिए सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट का साधन है और बेवकूफ़ है हम। अब बात आए बेटे की, तो वो पति पत्नी है, अलग हालात, मार पिटाई वाले नहीं है, तो उनके बीच बिल्कुल न घुसे। माँ बाप है तो भी उन्हें खुद सुझाने दें। गुस्से में आपके मुंह से कुछ हिस्सा भी निकल सकता है जो जीवन भर के लिए कड़वाहट बन जाए, लेकिन वे एक दूसरे को कुछ कह भी दे तो बराबर का रिश्ता है, उनमें सब चलता है। आज झगड़ा किए हैं, 2 दिन 4 दिन नहीं बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। दोनों को एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहना है तो जाहिर सी बात है कि वह दोनों एक दूसरे से बात करेंगे ही करेंगे। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी भी होती है, लेकिन ये बात कुछ सास लोग नहीं समझती हैं। और नंद भी, ये दोनों मिलकर के खूब मजे लेती है, इंतजार करती रहती है कि कब बेटे बहू में झगड़ा हो और कब ये लोग खूब मजे ले। तो सास और नंद को यह नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति या वस्तु जो पास में होती है या हमारे साथ में रहती है उसकी हम कदर नहीं करते हैं। यही बात बहू के मामले में भी लागू होती है। बहू हमेशा ससुराल वालों के साथ रहती है, उनके सामने रहती है तो उन्हें उसकी अहमियत महसूस नहीं होती है। वह लोग यह नहीं सोचते हैं कि एक लड़की अपना घर, अपना परिवार छोड़कर आपके साथ रहने के लिए आई है। आपके बेटे को उसने अपना जीवन साथी चुना है, अब वह आपके घर का एक हिस्सा है। बहू अपनी होते हुए भी उसे पराया समझा जाता है, इसीलिए ससुराल में उसे इतना आदर सम्मान नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए। दूसरी बात दामाद की, तो दामाद साल में 1-2 बार 2-3 दिन के लिए ससुराल में जाता है तो उसे मान सम्मान और आदर मिलना अपेक्षित है। दामाद के मामले में एक राजस्थानी भाषा में बहुत ही अच्छा दोहा बनाया हुआ है जो इस प्रकार है: दूर जमाए फूल बरोबर, गांव जमाए आदो, घर जमाए गधे बरोबर, चाहे जितनो लादो। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि जो दामाद अपने ससुराल से दूर रहता है, कभी कभार ससुराल आता है, वह फूल के समान है। लेकिन अगर उसी शहर में दामाद रहता है तो उसकी कीमत आधी हो जाती है, और जब दामाद घर जमाई बन जाता है तो उसकी हालत एक गधे के जैसी हो जाती है, जिसको बहू से भी कम आदर सम्मान मिलता है। रोहतास महिलाओं की अपने पति से लेकर अमीरों की एक बड़ी सूची मौजूद है, लेकिन नीचे दी गई सूची में सबसे खूबसूरत और सामान्य बर्बादी शामिल है, जिसमें हर पति को एक खुशहाल और सफल व्यावसायिक जीवन जीने के लिए ध्यान देना चाहिए। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है, इसलिए सफल होने के लिए इन टिप्स को अपनाकर उसे खुश रखें। प्यार किया जाना, शारीरिक और विश्वास पात्र समर्थन। हर महिला अपने पति से नैतिकता और नैतिकता का समर्थन चाहती है, क्योंकि कभी कभी वह घरेलू जिम्मेदारियों के कारण उदास महसूस करती है और कार्य जीवन के बीच संतुलन बनाकर बेकार हो जाती है। तो ऐसे में एक पति का कर्तव्य है कि वह उसे कंधा देकर सहारा दे और उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण का एहसास दिलाए। उदाहरण के लिए, पति को अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन 30 मिनट का समय देना चाहिए, जैसे मात्रा की तुलना में पूर्ण समय निर्धारित करना चाहिए, जहां आप पूरा ध्यान देख टीवी और टेलीविजन के बिना साइंटिस्ट रूप से जुड़ सकते हैं। एक पति को भी अपनी पत्नी को शारीरिक सहारा देने के लिए उसे गले लगाना चाहिए। देखभाल करना, एक पति को अपनी पत्नी को अपने जीवन में विशेष और महत्वपूर्ण एहसास के लिए उसकी गुप्त रखनी चाहिए। एक पति को अपने छोटे छोटे कपड़ों का सामान रखना चाहिए, जैसे कि उसे टेक्स्ट करना और पूछने वाले कि वह कैसा है, ये सुनिश्चित करना कि उसने 2 का खाना खाया, जब वह पैदा हुआ तो उसका हालचाल पूछा। कई बार पति उन्हें खुश करने और स्पेशल ज्वेलरी के लिए कोई भगवान या सरप्राइज ला सकते हैं। पति को भी न केवल अपनी सालगिरह और जन्मदिन बल्कि अपनी पत्नी के परिवार और दोस्तों को भी याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब भी पति अपनी पत्नी के लिए कुछ खास खरीद रहा हो तो उसे अपनी पत्नी की पसंद पर ध्यान देना चाहिए, जैसे उसकी पसंदीदा चॉकलेट या फूल विक्रेता। सम्मानित किया गया, कई बार पति अपनी पत्नी को दोस्ती में ले जाता है और उसकी बेटियों को स्वीकार नहीं करता। पति के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी पत्नी को परिवार की देखभाल और उसके दोस्त के लिए काम दे। एक पति को अपने परिवार और दोस्तों के सामने अपनी पत्नी से अशिष्टता से बात नहीं करनी चाहिए या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए पति को उसकी भूमिका निभानी चाहिए, और अगर वह कुछ हद तक कमजोर है तो उसमें व्यक्तित्व का भी जन्म होना चाहिए। उदाहरण के लिए, पति अपनी पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती निभाना और खाना बनाना जैसे सुझाव देकर उसे प्रेरित कर सकता है। वफादार होना, हर पत्नी की ये चाहत होती है कि उसका पति सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रति समर्पित रहे।
कई बार पत्नी अपने पति को लेकर असहज महसूस करती है कि वह कहीं भी बेवफाई न कर बैठी। इस प्रकार यह पति का कर्तव्य है कि वह एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जहां वह काम और शब्दों के माध्यम से भ्रमण के दौरान सुरक्षित महसूस करती है। यह सुरक्षा हितैषी पर भारी संस्थाओं या वित्तीय निवेशकों की कमी का कारण हो सकता है। कभी कभी महिलाएं अपने शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान बंद कर देती हैं और उनमें ही भावना विकसित हो सकती है। इसलिए पति को अपनी पत्नी को आधिकारिक तौर पर करना चाहिए और इन नामांकन से लेकर पासपोर्ट में उसकी मदद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पति को अपनी पत्नी को अपनी पहली प्राथमिकता रखनी चाहिए क्योंकि महिलाओं को ध्यान पसंद होता है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से निजी रखना चाहिए और इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए। पति अपनी पत्नी को अपने निर्णय लेने के कौशल में शामिल कर सकता है और अपना वादा निभा सकता है। समझने के लिए, कई बार महिलाओं की अनकही आशंका होती है कि वह चाहती है कि उनका पति बिना कहे ही उनकी बात समझ जाए। इसलिए एक दोस्त के रूप में ये पति की भूमिका बन जाती है कि वह अपनी पसंद नापसंद और अपनी प्रेमिका और चाहतों का ध्यान रखती है। महिलाओं को भी इतना अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी बात तरीके से रखें। पति को बात करते समय अपनी पत्नी की भाषा और लौंडे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे इस व्यवहार के पीछे की भावना और इरादे को बढ़ावा देना चाहिए। एक पति को बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि उससे इस बात पर क्या संदेह है कि उसने क्या कहा और उसका क्या मतलब है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पत्नी भावुक और स्मार्ट है तो उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हाथ पकड़ है। ससुराल में दामाद की बहुत इज्जत होती है। ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी आदमी की ज्यादा आवभगत हो रही है तो वो उस घर का दामाद ही होगा और जो महिला सत्कार कर रही होगी वो उसकी सास होगी। आज हम आपके लिए दामाद और सास के रिश्ते पर बने कुछ ऐसे ही आपको शादियों के सीन्स तो याद ही होंगे। इन टीवी सीरियल्स में अक्सर शादी का सीक्वेंस बड़े धूमधाम और ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है। शादियों वाले एपिसोड्स कई दिनों तक चलते हैं और एक एक रिवाज पर फोकस किया जाता है। इनमें अक्सर सास द्वारा दूल्हे की नाक पकड़ने की रस्म दिखाई जाती है। गुजराती और राजस्थानी शादियों में इस तरह की कई रस्में होती हैं, लेकिन क्या आपको इसका महत्व पता है? सास द्वारा दूल्हे की नाक खींचने का ये रिवाज देखने में काफी फनी लगता होगा, लेकिन ये सिर्फ हंसी मजाक से ही जुड़ा हुआ नहीं है। आज हम दूल्हे के साथ होने वाले ऐसे ही रिवाजों के बारे में बात कर रहे हैं। इस रस्म को नथ उतारना या नथनी उतारना कहा जाता है। मान्यता है कि सास ऐसा करके ये समझाती है कि अब दामाद उनका हो गया है और अगर उसने बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो उसे सास का गुस्सा झेलना होगा। इस रिवाज को गुजराती भाषा में पोनखू या पोखाना भी कहा जाता है। आपने टीवी सीरियल्स या असली शादी में भी देखा होगा कि इस रस्म को निभाने से पहले दुल्हन की मां दूल्हे की आरती उतारती है। कुछ समुदायों में इस दौरान दूल्हे को शगुन के पैसे या नथनी आदि भी दी जाती है। सोने की नथ चढ़ाना समृद्धि की निशानी मानी जाती है। हमेशा महिला रिश्तेदार ही निभाती है ये रस्म। ऐसा हो सकता है कि किसी घर में दुल्हन की मां ना हो, ऐसे में सिर्फ महिला रिश्तेदार ही इस रस्म को निभाती है। शर्त सिर्फ यही है कि उस महिला रिश्तेदार की उम्र दूल्हे से बड़ी होनी चाहिए। इस रस्म में दूल्हा अपनी नाक बचाने की भी कोशिश करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि दूल्हा आसानी से सास के कब्जे में नहीं आएगा। दूल्हे का शादी छोड़कर भाग जाने वाला रिवाज। जब दूल्हे से जुड़े फनी रिवाजों की बात हो रही है तो क्यों ना एक और रस्म के बारे में जान लिया जाए। आपने चेतन भगत की नॉवेल टू स्टेट्स पढ़ी है क्या? इस नॉवेल में तमिल ब्राह्मण्स में निभाई जाने वाली एक रस्म का जिक्र है। तमिल अयर शादियों में ये प्रथा है कि दूल्हे को मंडप में जाने से पहले थोड़ा नखरा करना होगा और ऐसा दिखाना होगा कि उसका अब शादी का मन नहीं है। ऐसे में दुल्हन के पिता जाएंगे और दूल्हे को मनाने की कोशिश करेंगे। दूल्हे को मनाने के लिए भगवत गीता, छाता, चप्पल, हाथ वाला पंखा और कई ऐसी ही चीजों को दिया जाता है जिससे उसे लुभाया जा सके। इस प्रथा में भी लड़के वालों और लड़की वालों की नोक-झोंक को दिखाया जाता है। इस रिवाज को काशी यात्रा कहा जाता है। दरअसल मनुस्मृति के नियमों में जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, जिसमें से एक है ब्रह्मचर्य आश्रम। इस रस्म का अर्थ है कि दूल्हा अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य की यात्रा कर रहा है। पुराने जमाने में काशी को ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था और इसलिए ही इसका नाम काशी यात्रा रखा गया। दुल्हन के पिता यहाँ दूल्हे को ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थ आश्रम में भेजने का काम करते हैं। क्या आपको इन रिवाजों के बारे में पता था? या देखिए, अपना तो सरल सा नियम है, जहाँ आपकी इज्जत हो वहाँ रहिए, जहाँ लगे आप बोझ बन रहे हैं वहाँ से जितना जल्दी हो निकल जाए।
अभी साल 1.5 साल पहले की बात है, हमारे एक पड़ोसी जो भारतीय ही है, वो लोग भारत गए और कोविड के कारण वहां फंस गए। फिर उनके परिवार में शादी ब्याह और घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु में वहीं रहने के लिए विवश हुए। लगभग ज्यादा नहीं तो वो महिला कम से कम साल भर और उनके पति जो पत्नी के जाने के लगभग 4 माह बाद गए 8 महीने भारत में रहे। वहां उनके भाई का विवाह और परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु के समय को भी कुल मिलाकर महीने या 2 महीने से अधिक अपने घर में नहीं रहे, ससुराल में ही रहे। लगभग 6 महीने तो कहीं नहीं गए क्योंकि उनका घर गांव में है और वहां से ऑनलाइन काम करना संभव नहीं। अब इसे बहाना समझ ले या उस लड़की ने ससुराल में ना रहने के लिए विवश किया हो, लेकिन ये सत्य है कि वो ससुराल में ही रहे और वहीं से वापस आए, अपने घर बड़े काम में शामिल होने गए। इस पर शायद उनके घर वालों को भी आपत्ति ना हुई हो, या हुई भी हो तो इन लोगों को कोई खास फर्क ना पड़ा होगा। जबकि मैं ऐसी स्थिति अपने या अपने ही परिवार में देखूं तो ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी, फिर चाहे लड़की के घर वाले हो या लड़के के। अब उनको सही लगा तो रह लिए, नहीं लगता तो ना रहते। तो बस ऐसा है, कोई भी रिश्ता हो आत्मसम्मान की सुनिए, जहां बना रहे वहां रहिए। अब कितना ही फर्क है ससुराल मायके में, और वैसे भी जब तक सास ससुर हैं तो लड़के ससुराल में जाते हैं, रुकते हैं और थोड़ा हक भी समझते हैं। जिस दिन वो ना होंगे ये रिश्ते भी बाकी रिश्तों जैसे औपचारिक ही हो जाएंगे। ये भी सच है, लेकिन कुछ दामाद भाव खाते हैं, अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक बहू बेटी बनने की कोशिश कर सकती है तो दामाद क्यों नहीं कर सकता है। हर दामाद को एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। आपकी एक कोशिश आपकी पत्नी का दिल जीत सकता है। ससुराल में बेटा बनकर रहे दामाद आदमी को चाहिए कि जितना महत्व अपने माँ बाप भाई बहन को दे रहा है उतना ही महत्व वह अपनी पत्नी को भी दे। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सगे संबंधियों कुछ ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि सच यह है कि आदमी के दुख में जितना साथ उसकी औरत दे देती है उतना कोई नहीं देता। एक आदमी का दुख जितना औरत समझती है उतना कोई नहीं समझ सकता, पर जब तक आदमी की जवानी रहती है तब तक वह औरत की कदर नहीं करता। जब वही आदमी बुजुर्ग अवस्था में जाता है तो उसे अपने औरत की कदर होती है, तब वह समझने की कोशिश करता है। उम्र निकल जाती है पर मन पर लगा घाव वह कभी नहीं भरता। आदमी को इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि अगर एक घर में 3 महिला है, एक माँ और एक बहन है, तो एक उसे आदमी की धर्म पत्नी भी होती है। हर बार गलती पत्नी की ही नहीं होती। आज के जमाने में ज्यादातर दोस्तों गलतियां तो सास लोग करती है, क्योंकि वह बहू को समझने की कोशिश नहीं करती। उनके दिमाग में ये रहता है कि बहू जब से आई है तब से बेटा बिगड़ गया है, ये तो उनका बेटा ही जान सकता है ना वह बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है। आदमी को ये समझ होनी चाहिए किसी के घर की लड़की को अपने घर में बहू बनाकर ले जाकर के नौकरानी की तरह उसे रखा जाए, ये कहाँ तक सही है। हर आदमी के लिए है ये बात। अगर आप कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे तो आपका सबसे पहले साथ छोड़ देगी आपकी बहता बहन। जो किसी और के घर की बहू बन चुकी होती है वह सबसे पहले आपका साथ छोड़ेगी। वह बस दिखावा करने के लिए आएगी, आपके दुख को समझने के लिए नहीं आएगी। माँ बाप छोड़ते तो नहीं है पर बस आंसू बहते हैं। भाई अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका बिगड़ा है वह होती है आपकी धर्मपत्नी। तो इसलिए आप अपनी पत्नी को भी उतना ही मान सम्मान दीजिए जितना कि आप घर के अन्य लोगों को देते हैं। उसके हित में बोल करके तो देखिए। महिलाएं अपने बेटे को किसी से बांट नहीं सकती, उन्हें लगता है कि वह सिर्फ उन्हीं की सुने। बेटे माताओं के बहुत करीब होते हैं। विवाह के बाद बेटा थोड़ा ध्यान अपनी पत्नी पर भी देता है, जो विवाद का कारण बनता है। जहां बेटे विवाह के बाद भी मां की तरफ ही झुकते हैं वहां भी विवाद होता है, क्योंकि उनकी पत्नी यह बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर सास लोगों की यही मानसिकता ही होती है कि वह अपने बेटे को किसी के संग बांटना नहीं चाहती तो वह अपने बेटे की शादी ही क्यों करवाती है। तो वह वे सारे सुख अपने बेटे को दे दिया करे जो एक पत्नी देती है। इससे क्या होगा कि हर सास की समस्या ही खत्म हो जाएगी कि बहू के आने पर बेटा बदल जाएगा या फिर उन्हें बांटना पड़ेगा। मेरा मानना तो यही है कि जिन सास लोगों को ये लगता है कि उनका बेटा शादी के बाद बदल गया है, बीवी का गुलाम हो जाएगा, बीवी का कहा सुनेगा, बीवी के मायके वालों का ही होकर रह जाएगा, उन सास लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप लोग वह सारे सुख अपने बेटे को दे दिया करे जो एक पत्नी देती है। बात कड़वी है पर सच भी है। 2. महिलाएं को अपनी रसोई में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होती। सास हर काम अपनी तरह करवाना चाहती है, बहू का अपना तरीका होता है। अगर बहू अपना तरीका बदल भी ले तब भी उसके दिल में खटास उत्पन्न हो जाती है, जो कभी न कभी निकल जाती है। यही अगर सास बहुत का तरीका स्वीकार कर ले तब भी उसके मन में बहू को लेकर खटास उत्पन्न हो जाती है। हर सास को ये बात सोचनी चाहिए कि आज के ज़माने की कोई भी लड़की आएगी तो आज के ज़माने के हिसाब से ही उसका काम करने का तरीका भी होगा। पहले के ज़माने में लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे, आज के ज़माने में लोग इंडक्शन पर बनाते हैं। हालांकि इससे थोड़े और पहले के समय में गैस चूल्हा चलने लगा तो सास लोग गैस चूल्हे पर भी बनाने लगी, पर अब बहू जो आई है वह इंडक्शन पर भी बनाना जानती है और उन्हें नए नए व्यंजन भी आने लगा है बने। तो ये सारी चीज़ सास को नहीं पसंद आती है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ नहीं रहती है तो हर कोई तारीफ करता है।
है और ये तारीफ सुनकर सास लोग गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि लोग कह देते हैं कि अरे मन आपको तो यह चीज़ नहीं आता है बनाने और मेरी पत्नी इतना अच्छा बना लेती है, या फिर कोई और भी लोग तारीफ कर देते हैं बहू की तो सास को बुरा लगता है। तो हम उन सास लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपने कहे अनुसार चलने वाली महिला चाहिए तो आप लोग क्यों ना अपने जमाने में इतना पैसा बचा कर रखे कि बुढ़ापे में नौकरानी ले आ सके। इससे क्या है कि आपकी दोनों समस्या खत्म हो जाएगी, वह आपके कहे अनुसार ही काम किया करेगी और आपको उसे जलने का कोई मौका नहीं मिलेगा और आप बदल भी सकती हैं। हर सास को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी अगर अपना घर बसाएगा तो उसे अपना समझ कर ही रहेगा। जिन सास लोगों को यह समस्या है कि बहू आती है बेटा बदल जाता है, तो अपने बेटों को वह सारी खुशी दे दे, वह सारा सुख पूरा कर दे जो एक बहू करती है। जिन सासों को यह समस्या होती है कि ठीक से खाना नहीं बनाती है, काम नहीं करती, तो ठीक है आप एक नौकरानी रख लो। ये भी बात कड़वी है पर सच है। सास बहू की इस लड़ाई में ससुर और बेटे की हालत दो पाटन के बीच में जैसी हो जाती है। शादी के बाद हर लड़की के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ता बनाना। हालांकि सास और बहू दोनों ही थोड़ी सी कोशिश करें तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तेदार, कुछ आस पड़ोसी और कुछ सगे संबंधी इस मुश्किल को कम नहीं होने देते हैं। सास को हमेशा चढ़ाते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं कि पराए घर से लड़की आई है, आपका कहा नहीं मानेगी, आपके बेटे को बस में कर लेगी, इसलिए बहू पर लगाम लगा के रखो। लेकिन वह लोग यह नहीं जानते हैं कि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ सास का ही बुढ़ापा खराब होता है। शादी के बाद किसी भी लड़की का एकदम से नए में परिवार में एडजस्ट होना सबसे मुश्किल काम होता है, जहां उसे परिवार के बाकी लोगों के साथ साथ अपनी सास के साथ सामंजस्य बिठाना होता है। वही सास को भी हर पल इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि नई नवेली बहू को किसी तरीके की कोई समस्या न हो, क्योंकि सास बहू के रिश्ते पर ही पूरे परिवार की सुख शांति की नींव टिकी होती है। हालांकि इस रिश्ते में उतार चढ़ाव आने लाजमी है, लेकिन दोनों पक्ष कोशिश करें तो इस रिश्ते को सबसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। और इसमें पूरी कोशिश करती है घर की आई नई बहू। वह अपने सास के कहे मन मुताबिक ही काम करना पसंद करती है, लेकिन जब सास के कुछ लोग कान भर देते हैं तो सास अपना अनुशासन जताने के लिए बहू को परेशान करना शुरू कर देती है, जो कि आजकल की सास को ऐसा नहीं करना चाहिए। रिश्ता चाहे प्रेमी के साथ हो या दोस्त के साथ या फिर अपनी सास के साथ, जब भी नए रिश्ते बनते हैं तो अक्सर कुछ गलतफहमियां जन्म ले ही लेती हैं। लेकिन ऐसे में आप दोनों को ही यही कोशिश करनी चाहिए कि आराम से बैठकर उस मुद्दे को हल करें, न कि मन में बेवजह किसी गलतफहमी को पनपने न दें। ऐसा करने से आपके बीच के रिश्ते कभी सुधर नहीं पाएंगे। और इसी बात का फायदा उठाती है घर की बेटी, अपनी माँ का कान भरती है घर की बहू के खिलाफ, और आज पड़ोस के लोग भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और आनंद लेते हैं जब सास बहू में झगड़ा होता है। इसीलिए हर सास कान खोलकर यह बात सुन ले कि अगर आपके घर में सास बहू में कुछ भी तू तो मैं हो तो अपने बेटी को फोन करके ना बताएं, अपने आज पड़ोस में जाकर यह चुगली ना करें कि आज मेरे घर में इस तरह से कहा सुनी हो गया है, क्योंकि आज तो आप अपनी ही तैसी समझकर कह देंगे, लेकिन वही लोग आपका मजा लेंगे। आज के जमाने में आपके घर में अच्छा हो और दूसरा ये देखकर खुश हो तो यह वह जमाना नहीं है। हर सास को ये बस समझनी चाहिए। इस अजीब से घर में अदिति का दम घुटने सा लगा था। उफ, ये कभी हंसती नहीं है क्या? जब से अदिति ब्याह कर आई थी उसने मीनाक्षी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत से मीठा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती है और कई बार तो व्यंग बाण भी छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर यह संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब कल्याणी जी ने छोटी बहू अदिति को आवाज दी तो मीनाक्षी ने व्यंग कसा, हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू अदिति को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। अदिति आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि खत्म होने ही नहीं आ रहा था। ये काम खत्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जेठानी मीनाक्षी तो उसका कभी हाथ नहीं बताती थी, हाँ उसे ताने जरूर कसती रहती थी। अभी भी अदिति एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मीनाक्षी ने भी आदेश दिया, अदिति रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ, अपनी सासू माँ कल्याणी जी के पैर दबाओ। मीनाक्षी कितना कहने पर अदिति दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने में उसकी जेठानी में नहीं थी। उसे देखकर हंस रही थी और आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन अदिति उनकी आंखों के इशारे को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर में तेल लगा दिया तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है।
सच जब से तुम आई हो ना मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना का सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है मेरा। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो, तब से काम में लगी हो। अदिति ने कहा। बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। अदिति का पर जब कल्याणी जी प्यार लुटा रही थी तो ये सुनकर मीनाक्षी ने बुरा सा मुंह बनाया और उसको जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लार टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम कराया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के पीछे में कितना पक्षपात होता है। उसके बातों का कुछ अंश तो जरूर कल्याणी जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समय में कल्याणी जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने मीनाक्षी की बात सुन ली थी। हुआ ये था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे पति और सब जमा थे तो बड़ा बेटा सुनील कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाड लगा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो तुम खुद, जब भी तुमको दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। कल्याणी जी को अपनी बड़ी बहुत ही ईर्ष्यालु लग रही थी, इसलिए उन्होंने बात को टालने की गरज से कहा, बेटा तुम लोग सब खाना खाने आ खाते हो तो छोटी बहू को ही बैठा लिया करो, नहीं तो वह पीछे अकेली रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। कल्याणी जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाते हुए चौका समेटते हुए काफी देर हो जाती थी। इसलिए कल्याणी जी ने अदिति को फिर से आवाज लगाई, छोटी बहू आ जाओ, तुम भी हम लोग के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब अदिति का नाम बुलाया गया तो मीनाक्षी का सर्वांग गुस्से से जल जल करने लगा। ऐसे ही वह अदिति से इतना जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर अदिति का ही गुण गाने लगी थी, तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर मीनाक्षी ने कह दिया, जब मैं घर में बहू को बनकर आई थी तब तो बहुत सारे रूल थे और कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम नहीं कराया जाता था, और आज देखो अदिति कितना फ्री होकर घूमती है। माँ जी भी पक्षपात करती हैं, एक बहू को ज्यादा प्यार करती है और दूसरी को कम प्यार करती है। अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी के मुंह से ये सुनकर कल्याणी जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहू को बताना जरूरी है कि मेरी जिंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहू और बेटे को बैठा कर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज्यादा काम नहीं कराती और उसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है, बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ, वह बड़ी है और समझदार है, छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वह इस घर को अपना पाएगी। मेरी जिंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मुझे ये जिंदगी मिली है। और रही काम की बात, तो अब मैं बहुत थक जाती हूँ, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। जब मीनाक्षी आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी, इसलिए मैं मीनाक्षी को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल हूँ, तब टपक जाऊं, इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू मीनाक्षी के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास मीनाक्षी के लिए इतनी अच्छी भावना रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदार समझती है। ये जानकर मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, इसलिए गदगद स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूंगी और धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूंगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू, तुम ही तो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहू के हंसती मुस्कुराती है, पता तो है कि उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती है। उस दिन के बाद से मीनाक्षी को कभी भी छोटी बहू से जलन नहीं होती थी, उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह कल्याणी जी की भी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगी थी, पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। कल्याणी जी की समझदारी से घर टूटते टूटते बच गया था और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियां बहने लगी।